भीगी सी हवा हो तुम, हुमा कुरैशी पार्ट वन। ये मंजर है कराची दो दरिया की लंबी सड़क से चंद कदमों की दूरी पर लगे हुजूम का, जो सी आर के ट्रैक से मशहूर है, जहाँ शहर के कुछ मंझले कार और बाइक रेसिंग का शौक पूरा करने यहाँ चले आते हैं। हद निगाह तक सिर्फ स्पोर्ट्स कार और हैवी बाइक्स के साथ लगा हुजूम ही नजर आ रहा था। कुछ रेस लगाकर अब वापस आ रहे थे, जबकि कई बाइक्स पर मौत का करतब दिखाते हुए स्पीड में जा रहे थे। ब्लैक जीन्स की पैंट और ब्लू टी शर्ट के ऊपर लेदर की ब्लैक जैकेट पहने, पाँवों में नाइकी के ब्रांडेड शूज डाले, वजीहा से चेहरे पर संजीदगी सजाए इस्तराबी सी कैफियत में वो ब्लैक एंड रॉयल ब्लू कलर की 1000 सीसी की स्पोर्ट बाइक पर बैठा मुसलसल पैर झिला रहा था। कुछ ही देर में ट्रैक के चैंपियन से इसकी रेस थी। जामिन जज्बात में ट्रैक चैंपियन से शर्त लगा बैठा था, जिसका खमियाजा अब इसको रेस जीतकर ही अदा करना था। अगर वो रेस हार जाता तो इन्होंने अगले 1 साल तक रॉकी के हुक्म पर चलना था। मतलब वो लूजर्स रहते और कोई इनके साथ रेस नहीं लगा सकता था। अलबत्ता अगर जीत जाते तो वो अगले 1 साल के लिए ट्रैक का फातेह बन जाता। हाय बड़ी, इतनी देर कहाँ लगा दी? जामिन शहरयार को रेड कलर की हैवी स्पोर्ट बाइक एक जानिब लगाता देख चिढ़ कर बोला। वो कब से इनका मुंतजिर था, मगर वो अब आ रहा था। कराची का ट्रैफिक और क्या। इसने एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की तो जामिन सर झटक कर रह गया। खैर अच्छा सुन। जामिन के संजीदा अंदाज पर शहरयार चौंक कर मुतवज्जो हुआ। रॉकी ने आज यहाँ सबको चैलेंज किया है कि आज जो इसे रेस में हराकर इसका रिकॉर्ड तोड़ देगा, इसे वो खुद 1 साल के लिए ट्रैक का चैंपियन ठहराएगा। बकौल रॉकी के इसे कोई बाइक रेस में हरा नहीं सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। वो ना सिर्फ यहाँ का चैंपियन है, बल्कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी इसका रिकॉर्ड रहा है। तो जो आज इसे मैं हराकर इसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। तू तो जानता है ना मुझे शर्तें जीतने में कितना मजा आता है। गौर से सुनते शहरयार को सारी तफसीलात से आगाह करते हुए इस वक्त खासा पुरजोश नजर आ रहा था, तो वो पॉउड की शक्ल में होंठ घुमाता वो करता रह गया। या वाकई सच में, अब तो वाकई में बड़ा मजा आने वाला है। शहरयार की आंखें चमकी थी, जबकि रॉकी ने काशिफ को कार रेस हरा कर लौटता देख कहका लगाया। तू फिक्र नहीं कर मेरे चीते, ये रेस तू ही जीतेगा। काशिफ ने करीब आकर इसकी हिम्मत बांधी, जो खुद अभी कार रेस हार कर आ रहा था। 60 से 8 किलोमीटर की सीधी और खास लंबी सड़क थी, जहाँ रेस लगाने का अपना ही मजा है। जरा फासले से व्हाइट और येलो कलर की लाइन से स्टार्टिंग और फिनिश लाइन को हाईलाइट किया हुआ था। ट्रैक के दोनों तरफ रश लगाकर खड़े मदाहों के जमे गफीर में एक हलचल सी मच गई थी। हर किसी को जानने का तजस्सुस हुआ था आखिर कौन था जो रॉकी का चैलेंज कबूल कर रहा था, मगर जामिन को देख सब पुरजोश हुए थे। जामिन ने एक नजर इर्द गिर्द लगे हुजूम पर घुमाई। शहरयार और काशिफ के चेयर अप करने पर अब हर जानिब से जामिन जामिन की सदाएं बुलंद करते इसका हौसला बढ़ा रहे थे। इन सब पर एक तायराना निगाह दौड़ाकर वो दोनों अपनी बाइक स्टार्टिंग लाइन के नजदीक ले आए थे। रॉकी भी अपनी बाइक संभाल चुका था। हर तरफ से बस रॉकी और जामिन की सदाएं बुलंद थी। पीछे खड़े शहरयार और काशिफ मगरूराना अंदाज में हाथ हिला हिला कर जोश से सबसे दाद वसूल कर रहे थे। अभी भी वक्त है, हार मान जाओ और पीछे हट जाओ। सर पर हेलमेट दुरुस्त करता वो जेरे लब मुस्कुराकर सुनी अनसुनी कर गया। वो दोनों ही स्टार्टिंग लाइन पर अपनी स्पोर्ट बाइक के लिए एक्सीलेटर दे रहे थे। आंखों ही आंखों में चैलेंज कबूल किया। दोनों ही की अकाब सी नजरें सामने लंबी सड़क पर टिकी हुई थी, जहां से राउंड लगाकर जो पहले वापस आता वही जीत का हकदार था। फुल एक्सीलेटर देने के बारिश फिजा में स्मोक सा फैल गया था के साथ फायर की आवाज फिजा में गूंजते ही दोनों बाइक्स को फुल रेस देते बिजली की तेजी से बाइक भगा ले गए थे। जामिन की बाइक की स्पीड का कांटा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था। पीछे बहुत सी आवाजें थी जो दोनों को चेयर अप कर रही थी। वो जामिन कभी जामिन आगे हो जाता तो कभी रॉकी, दोनों फुल स्पीड में थे। जामिन की बाइक जरा डगमगा कर स्लो हुई। 7 बाइक्स पर साथ साथ पीछे आए थे दोस्त जरा मायूस हुए। इन दोनों के चेहरे पे भी परेशानी के आसार वाजे हुए। रॉकी ने दूर तक जामिन की बाइक नजर न आती देख स्पीड जरा स्लो करना नॉर्मल रफ्तार में बाइक आगे बढ़ानी शुरू कर दी। वो इर्द गिर्द लोगों को में चंद एक लोगों के बीच से गुजरता सबकी हूटिंग को भरपूर तरीके से लुत्फ उठाता अपनी जीत की खुशी में आगे बढ़ रहा था। फिनिश लाइन सामने ही नजर आ रही थी कि पीछे से आती आवाजों पर एकदम चौंका, जब हुजूम ने अचानक एक बार फिर जामिन के नाम की आवाजें बुलंद की। अभी दिमाग इसकी चाल समझने में लगा हुआ था कि जामिन बिजली किसी फुल स्पीड से बाइक भगाता इसके करीब इसे साइड देकर आगे निकल गया था, जबकि इसकी चालाकी और इसको जीता देख रॉकी गुस्से में
गुस्से में मुट्ठियां भींच गया। रॉकी ने खुद को बामुश्किल गिरने से बचाकर संभल कर स्पीड बढ़ाई, पर देखते ही देखते बाइक को थोड़ा उल्टा कर टर्न लेते वो फिनिश लाइन क्रॉस कर गया था। जामिन के फिनिश लाइन पार करते ही पूरा हुजूम ही भरपूर तालियों और सीटियां लगातार चीख पड़ा। ओह शिट! रॉकी गुस्से से तिल मिलाकर अपने दोस्तों की मायूस शक्ल देख बाइक एक साइड पर रोककर खड़ा हो गया, जबकि वो गहरी दिलकश मुस्कुराहट से मुस्कुराता अपने मखसूस मगरूनाना अंदाज में सफेद लाइन से बाइक घुमाकर वापस स्लो स्पीड में करीब लाया। लाइन के करीब पहुंचते ही होश से चीख कर दोनों को बराबर खड़ा के जामिन का हाथ हवा में बुलंद करते इसे 1 साल तक का फातिह ठहराया। वहीं रॉकी का ग्रुप इतनी बेइज्जती के बाद गुस्से से 2 उंगलियों के इशारे से बदला लेने का इशारा करता वहां से वॉकआउट कर गया, जबकि जामिन को हारने की वो अब दिल से ठान चुका था। जामिन बस बहुत हो गई कंजूसी। आज तो इतनी बड़ी शर्त जीता है। चल शाबाश, इसी खुशी में तू आज हमें ट्रीट दे रहा है। वो जो शर्त जीतने के बाद इन दोनों से जान छुड़ाकर फरार होना चाह रहा था, इनकी जिद पर मुस्कुरा कर रह गया। तो दे तो रहा हूँ, ये पकड़ 500 रुपए और किसी भी स्टॉल से जाकर अंडे वाला बर्गर और एक 7 अप का कैन लेकर पी लो। जामिन ने वॉलेट से एक नोट निकालकर इनकी जानी बढ़ाया तो दोनों ने इसे बुरी तरह घूरा। जामिन मत भूल, हमारे पास वो वीडियो सेफ है जिसमें भाभी तेरी रच की बेइज्जती कर रही थी। अब की बार दोनों को ब्लैकमेल करने के लिए इसकी दुखती रग मिल गई थी। शट अप! तुम खबीसों ने अभी तक वो वीडियो डिलीट नहीं की है? जामिन ने दांत किचकिचा कर पूछा तो दोनों ही कमीनी सी मुस्कुराहट से मुस्कुराए। नहीं, और जब तक नहीं करेंगे जब तक तू हमें ट्रीट नहीं देगा। वो दोनों भी बाजिद हुए। सारे भिखारी और ब्लैकमेलर जामिन बुखारी के ही नसीब में आने थे। चलो मनहूसो, अपनी स्पोर्ट्स बाइक स्टार्ट करता वो रेस देता सन्नाटे से गायब हुआ था, जबकि वो दोनों भी अपनी अपनी बाइक और कार पर इसके पीछे ही रवाना हुए थे। मगर ये क्या, जामिन किसी रेस्टोरेंट की साइड जाने के बजाय मिनटों में नजरों से ओझल होता इन्हें चकमा देकर भाग चुका था। यार कहाँ गया ये? काल मिला। शहरयार किराए पर काशिफ ने इसका नंबर डायल किया, मगर दूसरी जानिब से शौक सी आवाज सुनकर दोनों ही बेजुताब खाते रह गए थे। अच्छा खासा अंडे वाला बर्गर खाने के लिए पैसे दे रहा था, मगर नहीं, आदत है हर वक्त भिखारियों की तरह मजीद और कर करके मांगने वाली। दूसरी जानिब वो एक खुशगवार सा कहका लगाता कॉल बंद कर चुका था, जबकि वो दोनों ऐसे ही दिल में सलावातें सुनाने के सिवा और कुछ नहीं कर सके थे। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। बुखारी हाउस के सभी मकीन बिस्तरों में दुबके ख्वाबों खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ थे, जबकि मिस्कीन 12वीं जमात का सेकंड लास्ट पर्चा होने के बायस अब तक जाग रहा था। आहिस्ता से कदम उठाता वो दिलनशीन के कमरे के सामने आया और बहुत आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी थी, क्योंकि वह रात देर तक बैठकर लैपटॉप पर कोड करने की आदी थी। मिस्कीन, खैरियत, कुछ पूछना था क्या? वो दरवाजे में इस्तेज़ा मिस्कीन को देख हैरानी का शिकार हुई थी। जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मिस्कीन मुसलसल हिचकिचाहट का शिकार था। हाँ, पहले अंदर तो आ जाओ। वो दरवाज़ा खोलकर इसे कमरे में आने का रास्ता देती अब खुद बेड पर चढ़कर बैठ गई थी, जबकि वो अभी तक कशमकश का शिकार ही खड़ा था। मिस्कीन बच्चा, क्या हो गया है? पेपर याद नहीं है क्या? दिलनशीन की पेशानी पर बल वाज़े हुए। वो पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर माँ से शादी को लेकर परेशान हो? अब दिलनशीन ने मुस्कुराहट छुपाई। हाँ ना, वो दिल की बात सुनकर ढीला हुआ और आहिस्ता रवि से कदम चलाता बेड के किनारे पर टिक गया, जबकि वो कोड टाइप करने में मसरूफ हो गई थी। दिलनशीन, आप ही बात सुने प्लीज मेरी। वैसे बहुत संजीदगी से कीबोर्ड पर उंगलियां फेरता देख मुंह बसोर का बोला, बोलो बच्चा, कानों से सुन रही हूँ। इसकी समातें इसकी मुंतजिर थी। मैं माँ से शादी नहीं करना चाहता। तो ये बात जाकर चाचू को बताओ। इसने मसले का हल पेश किया। मगर मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मेरी ये बात कोई मान ही नहीं रहा। इस बार मिस्कीन भरपूर तरीके से जिद हो गया था, जबकि मुकाबिल के चलते हाथ थम से गए थे। व्हाट? वो जो बड़े अहमक से अपने काम में मसरूफ थी, इस अचानक इंकिशाफ पर पूरे वजूद से उछल पड़ी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अभी क्या बकवास की है तुमने? दिलनशीन कड़े तेवरों से जगह छोड़ती इसके नजदीक आई। वो दिलनशीन मिस्कीन की जबान गलत मौके पर फिसली थी। शट अप, कॉल मी आपी। दिलनशीन का दिमाग ही तो घूम कर रह गया था। बताओ किसने ये फतूर तुम्हारे दिमाग में डाला है? हाँ, किसी ने नहीं। मैं तो आपको निकाह की पेशकश कर रहा था।
दादी जान कहती हैं जिससे मोहब्बत हो जाए इनसे निकाह कर लेना चाहिए। मिस्कीन को दादी के सालों से पढ़ाए गए असबाग में से बस एक यही वाहिद सबक हिफ्स हुआ था। चटाक, निकलो मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त। दिलनशीन का हाथ उठा था और मिस्कीन के 14 तबक रोशन कर गया, जो आधी रात को अपनी पहली मोहब्बत के हाथों जबरदस्त किस्म का थप्पड़ खाकर अवंदक बना खड़ा था। दफा हो जाओ यहाँ से, और जरा सुबह हो जाने तो तुम्हारा दिमाग तो मैं चाचू से ठीक कराती हूँ। इस घर के दोनों मर्दों को अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों से शादी करनी है। गुस्से के बाइस फूले तनफ्फुस से फुनकार कर बोलती, इसे कमरे से बाहर निकाल कमरे में मार्च करती अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाह रही थी। रात का दूसरा पहर चल रहा था, मगर कराची की सड़कों की रौनक उरूज पर थी। रात का समय ऐसा था कि दिन का सा गुमान होता था। सारी रात दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता वो अब घर वापस लौटा था, मगर हमेशा ही की तरह अंदर से लाखों और गेट इसका मुंह चिढ़ा रहा था। बुहारी हाउस का रिवाज था जो बरसों से चला आ रहा था। आंधी आए या तूफान, घर का सदर दरवाजा रात के ठीक 12 बजे बंद हो जाता था, जबकि हमारे बुखारी हाउस के लाडले सबूत रातों को देर तक बाहर मटर गश्ती करने के आदी थे। उफ, चल बेटा जामिन, चढ़ जा ऊपर। उत्साहता सरगोशी करता वो घर के कोने पर दीवार से लगे पाइप की मदद से जरा ऊपर को लान में धम की आवाज के साथ कूदा था। मगर घर में रिहायशी हर फर्द के साथ साथ चौकीदार पर मामूर शिकारी कुत्तों को भी इस बात का इल्म था कि सड़कों की खाक छानने के बाद इस वक्त एक ही मखलूक घर में दाखिल होती है, जिसका नाम जामिन शहरोज बुखारी था। सीटी की धुन पर बाइक की चाबी उंगली में घुमाता वो एक स्टेप छोड़कर ऊपर आया था, मगर ऊपर के लाउंज में गुप अंधेरे में किसी भूत का सा गुमान गुजरा था। मगर भूत के जरा करीब जाने पर मालूम हुआ कि ये तो जालिम जमाने के सताए आशिक मिस्कीन साहब थे, जिनका सुबह पेपर था मगर बेफिक्री वल्लाह उल्टा मोहब्बत का रोग लग गया था। ओए, ऐसे क्यों बैठा है? सामिन इसका कंधा हिलाता जब से सोफे पर गिरा था। जाबिन भाई, मेरी मोहब्बत ने मुझे थप्पड़ मारा। मिस्कीन अभी तक गहरे सदमे से दो चार था। चल बेटा उठ, जाकर पोगो देख। सामिन को चिढ़ हुई। मतलब अंडे से निकले नहीं और मोहब्बत भी हो गई। मगर अगर इस वक्त वो जान जाता कि वो किस हस्ती का जिक्र छेड़े बैठा है, तो यकीनन आज भाई भाई में कत्ल हो जाता। जामिन भाई, आप एक बेहिस इंसान हैं, आप कहाँ समझेंगे मोहब्बत को। आपने कभी किसी सिनफ़े नाज़ुक से दिल लगाया हो तो आपको मेरे दुःख का अंदाज़ा भी हो। मिस्कीन कुछ चेहरा रगड़ता ताज्जुब अंदाज में कर्द लहजे में दुनिया जहान का कर्ब समाए बोला, जबकि ज़ामिन ने अपनी हंसी ज़ब्त की। मिस्कीन, तू मोहब्बत के गम से चूर वहाँ से वॉकआउट कर गया था, जबकि सोफे की फुट से गर्दन टिकाकर बैठे ज़ामिन की प्यासी नज़रें दिलनशीन के कमरे के दरवाजे पर ही मरकूज थी, जिनकी लाइट अभी तक जल रही थी और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। टीचर साहबा यकीनन अभी तक जाग रही थीं। दिल में ख़्याल आया कि जाकर इसके चेहरे का दीदार ही कर आए, मगर फिर इरादा तर्क करके मोबाइल निकालकर गैलरी से इसकी तस्वीर देख हौले से मुस्कुराया, क्योंकि जानता था अभी इसका छेड़ना कल सुबह आतिशा बंद कर पटना था। तू ना सही, तेरी तस्वीर ही सही। एक झटके से उठता वो अपने कमरे में गायब हो गया था। अव्वल दिसंबर की टटराती हुई सर्दी में ठंडी अकबस्ता तेज हवाओं के झकड़ों ने कराची शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। आज मौसम के तेवर ही बदले हुए थे, हर सू ठंड के बायस खुनकी सी छाई हुई थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बार कराची में सर्दी के कई पुराने रिकॉर्ड टूट चुके थे और आइंदा दिनों में मजीद ठंड की पेशन गोई भी थी। कराची पाकिस्तान के गर्म तरीन शहरों में से एक इस बार ठठराती हुई सर्दी की लपेट में था। बिल्डिंगों के पास से निकलते आफताब की रोशनी की रोशन किरणों को गहरे बादलों ने अपनी चपेट में लेकर मद्दम कर दिया था। चारों जानिब काली कटास छाई हुई थी, मौसम अबर आलूद सा हो रहा था और चलती कुछ ठंडी हवा कराची वालों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया था, जिनका इस्तेमाल कराची में महज फैशन की हद तक रह गया था। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। कमरे की कदावर खिड़कियों पर पड़े मोटे-मोटे पर्दों के बायस सूरज की हल्की मध्यम सी रोशनी में कमरे में उजाला बिखेरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कमरे में छाया अंधेरा और एयर कंडीशन के बायस जग बस्ता होते कमरे में इस वक्त फसूनाक माहौल बना हुआ था। डबल बेड के बीचों बीच कंफर्टर में दुब कर सोए हुए वजूद को ना तो मौसम के बदलते तेवर से कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही कमरे के खामोश माहौल में आराम की मुसलसल सिंगारती हुई आवाज से पैदा होने वाले इंतशार से, बल्कि वो तो हर चीज को फरामोश किए नींद की वादियों में गुम तकिए पर हाथ रखकर लेफ्ट साइड पर गाल रखे नींद में शायद किसी हसीन ख्वाब के ज़ेर असर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। अलार्म बज-बज कर खामोश हो चुका था, मगर कमरे की ठंडक और अलार्म की मुसलसल बजती हुई आवाज़ इसकी मदहोश नींद में खलल डालने की नाकामयाब हो रही थी। खड़े-खड़े नक्श पर एक अलग ही मुस्कान दस्ता थी, जैसे शहज़ादी किसी वादी की सैर को निकली हो।
अचानक नींद में खलल डालती दिमाग पर हथौड़े की तरह मुसलसल ज़रबे लगाती आवाज़ बार-बार इसके ख्वाब में दखल-अंदाज़ी पैदा कर रही थी। छोटे से माथे पर नागवारी की शिकनों का जाल सा बन गया था। दिमाग की शरियानों को हिला देने वाली दस्तक मुसलसल जारी थी। मगर वो कच्ची सी नींद में नीम-गुनूदगी किसी कैफियत में खासी उलझी हुई थी कि अचानक पट से आँखें वाक़ी थी, दिमाग अभी भी सोया हुआ था। घबरा कर बिस्तर से उठकर बैठी तो वो किसी बाग के झूले पर नहीं, बल्कि अपने घर के अपने मखसूस कमरे में मौजूद थी। दरवाज़े पर होती दस्तक ने फ़ौरन हकीकत की दुनिया में ला फेंका था। कुछ घबरा कर अपने छोटे-छोटे से पाँव ठंडे से होते टाइल्स पर जमाती, दौड़ कर दरवाज़े की जानिब भागी, मुबादा कहीं मुकाबिल दरवाज़ा तोड़कर ही ना कमरे में दाखिल हो जाए। जैसे ही दरवाज़ा अनलॉक किया तो कोई वजूद आंधी-तूफ़ान की तरह कमरे में दाखिल हुआ था। बमुकाबिल हस्ती को देख एक ड्रामाई साँस खारिज करता, इस हस्ती को लंतरानियाँ नज़रअंदाज करती वापस जमकर बेड पर चढ़कर पहले वाली पोज़ीशन में लेट गई थी। बेबी, बेगम साहिबा आपको नीचे बुला रही हैं, दिन के 12 बज रहे हैं। आधा दिन चढ़ा है और अभी तक सो रही हैं। मुलाज़िमा कमरे में दाखिल होती नौशीन बेगम का पैगाम सुनाकर जल्दी-जल्दी कमरा समेटती। रेडियो पाकिस्तान की तरह बस शुरू ही हो गई थी। बेबी आप नीचे जाओ और मामा से कह दो आज मासूमा बहुत ज़्यादा सोएगी, जब तक मैं ना उठूँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो छोटी-सी बड़ी कहकर हाथों को फैलाकर बताती वापसी से सो गई थी, जबकि बानो जल्दी-जल्दी अपना काम निपटाती अब नीचे जा रही थी ताकि बीवी का पैगाम बेगम साहिबा तक पहुँचा सके। दूसरा दिन तुलू होते ही मिस्कीन पेपर से फारिग होता सीधा लाउंज में बैठकर आज का अखबार पढ़ते बाबा साहब के पास आया था। इससे पहले कि दिलनशीन बहुत ही दिलनशीन अंदाज में बाबा साहब से इसकी दुर्गत बनवाती, वो पहले ही बाजी पलट देना चाहता था। मगर शहरोज साहब अपना ही राग लापते बैठ गए थे। नहीं बाबा साहब, मैं इस चुड़ैल से शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। बस मैंने कह दिया। दुबली-पतली जिसामत का 17 साला मिस्कीन बुखारी हर गर्मी से माथे पर बल डाले ज़िद लगाए बैठा था। चेहरे के बोलपन में गहरी संजीदगी पैदा करने की नाकाम सी कोशिश की थी। आज वो कैसे न कैसे पेपर तो दे आया था, मगर रात वाला गुस्सा होना बरकरार था। मगर बलाओं का मरोश बेगम का, जो इसकी बकवास सुनकर वहीं आ गई थी। अरे मियाँ क्यों नहीं करनी शादी? इतनी प्यारी तो है अपनी मासूमा। वो मासूमा को प्यार से मासूम ही बुलाती थी। जब भी माथे पर बल डाले आंखों पर लगाए ऐनक दुरुस्त करती, घूर कर बोली, प्लीज दादी, मैं इस भूतनी से शादी नहीं करूंगा। कल भी इसने मेरे बाल नोचे थे। मिस्किन को सांप का दुख याद आ गए। मुंह बनाकर बोलता वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा लग रहा था। तो बेटा वो आपसे छोटी है और छोटे बच्चे तो वैसे भी शरारतें करते हुए अच्छे लगते हैं। दादी बेगम के पास कायल करने के लिए 101 तरीके मौजूद थे। मगर बाबा साहब वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब देखो वो आपसे मेरी शिकायत लगाती रहती है। मिस्कीन दादी की साइड पर लेने पर माथे पर बल डाले शहरोज साहब से मुखातिब हुआ था। दादी की तरफ दारी इसे एक आंख नहीं भाई थी। देख मिस्कीन, शादी तो तेरी मासूमा से ही होगी। अगर तूने मासूमा से निकाह ना किया तो भूल जाइयो अपनी दादी को। कमरोश बेगम ने नाराजगी जताते लहजे में तंबी की। मिस्कीन ने आंखों के डेले गोल गोल घुमाए, मतलब यहाँ दादी बेगम की जज्बाती ब्लैकमेलिंग की परवाह किसे थी। मगर दादो, आप मेरी शादी दिलनशीन आपी से क्यों नहीं करवा देती? वो मुझे इतनी 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 अच्छी लगती हैं कि क्या बताऊँ। मैं इस भूतनी की जगह दिलनशीन आपी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मिस्कीन झटके से दादी की जानिब रुख फेरता चहक कर बोला, मगर आप ही लगाना हरगिज़ नहीं भूला था। वो खुद से 12 साल बड़ी कसम का बड़ी मोहब्बत से नाम लेता कमरुश बेगम को भौंचका कर गया था। हाय हाय, बेशर्म ना हो तो। शहरोज, तुम्हारी औलाद ने क्या शर्म बेच खाई है? कैसे धड़ल्ले से बड़ी बहन का नाम ले रहा है, बदबख्त कहीं का। दादी बेगम फुर्ती से खड़ी होती, इसकी कमर पर एक धमोका जड़कर गुस्से से बोली, हाँ तो इस चश्मिश के साथ कुर्बानी का बकरा समझकर कुर्बान करने के लिए क्या मैं ही मिला हूँ? अपनी पूंछ सहलाकर चिढ़कर बोलता, वो भी इन्हीं का पोता था। अम्मा जान छोड़े इसे, अभी बच्चे हैं, शादी हो जाएगी, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा खुद ही ठीक हो जाएंगी। शहरोज साहब ने मामला रफा दफा करना चाहा, मगर वो जानते नहीं थे कि मिस्कीन साहब किस हद तक जिद्दी थे। तो बस तय हो गया। ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आते ही इसका निकाह होगा और ठीक ईद-ए-गुरबा के दूसरे दिन रुखसती। मैं बूढ़ी मरने से पहले अपने पोते के माथे पर सेहरा सजता हुआ देखना चाहती हूँ। वो एक बक-बक तो मोहब्बत का रोग लिए बैठा है। तो अब मैं क्या इंतज़ार में ऐसे ही मर जाऊँ? कमरुश बेगम गुस्से से बड़बड़ाईं। शहरोज़ साहब ने फ़ौरन इन्हें दिलासा दिया। वैसे ताज्जुब था कि दादी को भी कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए बड़े पोते से 10 साल छोटा मिस्कीन ही मिला था। बाबा, मिस्कीन ने मुल्तजी अंदाज में मुनमुनाकर बाबा साहब को मासूम नज़रों से देख कायल करना चाहा, मगर दूर से जानिब नो लिफ्ट का बोर्ड देख ऐसे खामोश होना पड़ा। जो हुकुम अम्मा सरकार, और तुम शाहबाज चलो उठो, कल तुम्हारा कॉलेज का आखिरी पर्चा है ना, जाकर तैयारी करो। वो मिस्कीन को नाक में चढ़ाता देख सख्त लहजे में बोले, जा रहा हूँ, वैसे भी अपनी क्लास में पोजीशन होल्डर हूँ, आपकी लाडली मासूमा की तरह फेलियर नहीं हूँ।
पीछे वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। शहरोज साहब ताज्जुब से सर हिलाकर रह गए थे। कमरुष बेगम ने भी इन्हें घन चक्कर बना दिया था। इतनी छोटी उम्र में शादी करने के हरगिज़ भी कायल नहीं थे, मगर माँ के सामने बोलने की कहाँ जुर्रत थी भला। अच्छा अम्मा मैं चलता हूँ। शहरोज साहब कमरुष बेगम को एलसीडी पर वही तो रात चॉकलेटी हीरो की मूवी लगाता देख उठकर कमरे से बाहर निकल आए, जबकि वो बेनियाजी से हाथ के इशारे से इन्हें अल्लाह हाफ़िज़ कहती मुईन अख्तर और अनवर मकसूद का लूज़ टॉक देखने में मशगूल हो चुकी थी। नो मामा नो, आई एम स्वीट स्किन टीनेज ओल्ड। अभी तो मेरा मैट्रिक का रिजल्ट भी नहीं आया और आप चाहती हैं इस मिस्कीन बंदर से शादी कर लूं? नो नेवर। मासूमा सिद्दीकी बड़े जज्बाती तकरीरी अंदाज में बोलती फुल फुल कॉपी कैट लग रही थी। दोपहर के 3 बजे वो अभी नाश्ता करके बैठी थी जब इमामा ने इसके निकाह का जिक्र छेड़ दिया था। मासूमा बस बहुत हो गई बकवास और इस शादी में हर्जी क्या है? तुम आजकल के बच्चे समझदार हो, टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हो, इतनी फास्ट जिंदगी है तो कम उम्र में शादी करने में भला क्या हर्ज है? नौशीन बेगम मुसलसल इनकार पर जिद हो गई। मामा, मुझे शादी पर कोई एतराज नहीं है क्योंकि मेरे फेवरेट यूट्यूब ब्लॉगर की भी 20 की एज में शादी हुई है और सोशल मीडिया पर सब इन्हें बहुत लाइक भी कर रहे हैं। मगर मामा आप मेरी परेशानी को अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं। चहकर आगाही देती मासूम सी परी बहकर हुस्न का चलता फिरता शाहकार थी। सांवली सी रंगत और दिलकश नैन नक्श वाली 15 साला मासूमा सिद्दीकी की तारीफ करना सूरज को चिराग दिखलाने के मुतरादिफ था। तो फिर क्या मसला है? वो थोड़ी तले हाथ रखकर परेशानी से बोली। कम ऑन मामा, सबसे बड़ा मसला तो वो आपका भांजा मिस्कीन है। मुझे नहीं करनी भाई इससे शादी। दादी को बोले मेरे लिए नया दूल्हा ढूंढ ले। दराज कद मासूमा चिढ़ कर ऐसे बोली थी जैसे नई गुड़िया की फरमाइश कर रही हो। या मेरे अल्लाह, अब तो तुम्हें खाला साहिब ही टपटेंगी। इतना प्यार करती हैं वो तुमसे, मगर तुम हो जो हर वक्त नाक पर गुस्सा लिए घूमती हो। नौशीन चेहरे पर परेशानी से जाए से झड़क चुकी थी। बोला भी था खाला जानी को कि अभी सिर्फ निकाह कर ले, मगर नहीं, इन्हें अभी इन दो अफलातूनों की शादी करने का शौक चढ़ गया है। वो गुस्से से बड़बड़ा कर रह गई थी। समंदरी ओशन ब्लू आंखों में इस वक्त गुस्सा हिसोले ले रहा था। माथे पर बल डाले गुलाबी पड़ती नाक पर चश्मा टिकाए वो इधर से उधर घूम रही थी, जबकि जामिन मजे से इसके कमरे के सोफे पर चढ़कर बैठा इसकी हालत से खत उठा रहा था। जामिन देखो, तुम मुझसे 2 साल छोटे हो, ये बात समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? हमारा कोई जोड़ नहीं है। बिलाकर खुद पर जब्त किए वो समझाने वाले अंदाज में बोली थी। डियर, उम्र में बड़ी मोहब्बत, अब तुम पर दिल आ गया है तो मैं क्या करूं? और तुम ये बात क्यों नहीं समझती कि तुम सिर्फ 2 साल बड़ी हो? वो कूद कर खड़ा होता इसके मुकाबिला था। दिलकशी से मुस्कुराया। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, मगर तुम जो चाह रहे हो वो मुमकिन नहीं। वो तकलीफ से रुख फेर गई। क्या नामुमकिन है? आखिर जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो तुम्हें किस बात का डर है? इस बार वो गहरी संजीदगी से बोला था। दिलनशीन ने दुख से आंखें भर कर सामने खड़े खूबसूरत से मर्द को देखा था, जो किसी का भी आइडियल हो सकता था। यार इधर आए, देखें खुद को। देखें मैं और आप कितने प्यारे लग रहे हैं। वो सिंगार के आईने के ऐन सामने आता गहरी मुस्कुराहट से बोला, जो ट्रांस में शीशे में नजर आते इसके अस्क को देखे गई थी। सफेद काटन का कलपदार सूट पहने वो बहुत पुरकशिश लग रहा था। मगर हमारी शादी नहीं हो सकती। वो पलट कर पीछे धकेलती सख्ती से बोली थी। क्यों नहीं हो सकती यार? क्यों अपने साथ-साथ मुझ मासूम पर ज़ुल्म करने पर तुली हैं आप? वो देखें ज़रा कैसे दादी साहिबा अपने अरमान पूरे करने के चक्कर में कल के बच्चों की शादी करवा रही हैं, जिनकी अभी फीडर पीने की उम्र है और जो इंतज़ार में बड़े हुए जा रहे हैं, इनकी किसी को कोई खबर ही नहीं। नाराज़गी से बोलता वो सीने पर हाथ लपेट कर बोला, तो दिल ने इसे घूरा। तुम मुझे बूढ़ा कर तुम मुझे बड़ा कह रहे हो? सुनकर बात पकड़ी गई थी, ज़ामिन कहका बेसाख्ता था। अरे नहीं यार, बड़े हों आपके दुश्मन। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें ज़रा, शादी के चक्कर में आग और पानी सुलह करने को राज़ी बैठे हैं, तो फिर हम तो बचपन के दोस्त हैं। इसने बेचारगी से नाकाम सी कोशिश की। यही तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी ज़ामिन, कि मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और तुमने मेरे खुलूस का बहुत गलत मतलब निकाला। गहरी समंदरी आंखों में दुख के साए थे, मेहंदी जैसी रंगत में सुर्खियाँ घुल गई थी। प्लीज़, दिल ऐसे तो ना कहें, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैंने कभी गलत निगाह से नहीं देखा। इसे बुरा लगा था। सब यही कहते हैं। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। क्या आप अपनी ज़िंदगी में आए इस पहले मत को भूल नहीं सकती? इस बार चेहरे पर बला की संजीदगी थी। नहीं, बेहतर है तुम अपने कदम पीछे ले लो। 10 दिन बाद दोनों बच्चों का निकाह है। तुम भी चाची की भतीजी से निकाह करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। मेरे लिए वो एक शख्स ही काफ़ी है।
दुःख और रंज की कैफियत में बोलती, वो ज़ामिन के जज़्बात किसी खातिर में नहीं लाई थी। मशवरे का शुक्रिया, मगर मेरी ज़िंदगी में भी अव्वल रोज़ से सिर्फ़ एक ही लड़की है जिसका नाम है दिलनशीन, और मेरी आखिरी साँस तक वही रहेगी। अगर आप अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटना चाहती तो ना हटें, मगर याद रखिएगा, आप ज़ामिन शहरोज़ की पहली और आखिरी मोहब्बत हैं। हिंगत शहादत उठाकर दुरुस्त लहजे में बोलता, वो दिल को हक्का-बक्का छोड़कर वहाँ से गायब हो चुका था। मिस्कीन मासूमा सिद्दीकी की चिंगारती हुई आवाज़ ने बुखारी हाउस की तरह दीवार तक हिला दी थी। क्या मसला है चुड़ैल? क्यों चिल्ला रही हो? वो जो अभी क्रिकेट खेल कर वापस लौटा था, मासूमा को सरे शाम घर में गंदनाता घुसता देख दाँत पीस कर बोला, तुम ये बताओ कि तुम दादी को इस शादी के लिए कब मना करोगे? क्योंकि मैं तुम जैसे चंपू बंदर से हरगिज़ भी शादी नहीं करना चाहती। मासूमा मज़े से बाजू सीने पर लपेटते बोली, अपनी शक्ल देखी है तुमने कभी आईने में? काली चुड़ैल बंदरिया, किसी जंगल के ज़ईफ़ पेड़ की भटकी हुई आत्मा जैसी लगती हो। वो भी तप उठा, शट अप यू चंपू। मासूमा सिद्दीकी तुम्हारी इस क्लास की क्रश से तो हज़ार दर्जे बेहतर है, जिसके तुम आगे पीछे घूमते हो। कल आई थी घर पूछने, मिस्किन घर पर हैं? ताज़ा-ताज़ा पॉपकॉर्न बालों की छोटी सी लट उंगली पर लपेटे पैर हिलाकर बोली। वो फ़ायज़ा की आमद की भी इत्तला दे चुकी थी, जिसे वो कल दरवाज़े से ही रुखसत कर चुकी थी। तुमसे हज़ार दर्जे खूबसूरत है वो, आई बड़ी चुड़ैल। चल, चल जा यहाँ से, और मैं आज शाम ही दादी से बात करूँगा, मुझे इस भूतनी से शादी नहीं करनी, बस बात खत्म। वो इसे पीछे धकेल कर सीढ़ियाँ चढ़ा। फिलहाल मिस्कीन इस फ़ज़ूल सी बहस में हरगिज़ भी दिलचस्पी नहीं रखता था। मैं कौन सा तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ? तुमसे अच्छा तो वो मेरा क्लास फ़ेलो ज़यान है। भई दादी मुझे नहीं करनी इस चंपू से शादी। पीछे से आँख लगाती बिलाआखिर से छोटी दादी जानी के कमरे की जानिब भागी थी, जो इस सारे किस्से की वाहिद ज़िम्मेदार थी। बुखारी हाउस के सभी बच्चों की तरह वो भी इस घर की लाडली थी, और चूँकि मिस्कीन की वालदा और नौशीन बेगम आपस में बहनें थीं, तो सभी को वो बहुत प्यारी थी, जिनका घर बुखारी हाउस से ज़रा फासले पर था। दादी, वो धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई थी। ए लड़की, मसला क्या है तुम्हारे साथ? आने-जाने की तमीज़ नहीं है तुम्हें? वो जो कोई पुरानी हिंदुस्तानी मूवी देखने में मसरूफ़ थीं, इस अचानक अंदाज़ में माथे पर बल डाले, आँखों पर ऐनक दुरुस्त करती सख्ती से बोली थी। दादी, आज आपको मासूमा सिद्दीकी के हक़ में हर हाल फ़ैसला सुनाना ही होगा। वो मुँह बनाकर सरहाने के करीब आती जज़्बाती अंदाज़ में गोया हुई। अच्छा, जल्दी बोलो ज़रा। मुदाख़लत ज़रा नागवार सी गुज़री थी। मैं इस मिस्कीन से शादी नहीं करूँगी। फिर वही बात, आग आए लड़की चलो उठो और निकलो मेरे कमरे से। खबरदार जो दोबारा इस मुद्दे को लेकर इस कमरे का रुख भी किया हो तो। वो एक हफ्ते से एक ही गर्दान सुन-सुन कर थक चुकी थी। दादी, टखनों तक को आती जीन्स की पैंट और ऊपर सफ़ेद जॉर्जेट की टी-शर्ट पहने, बालों की ऊँची पोनीटेल बाँधे वो सख्त बेज़ार दिखाई दे रही थी। मगर दूसरी जानिब खद्दर के थ्री पीस सूट पर ऊनी स्वेटर पहने बैठी दादी को वो खासी बुरी लगी थी। जब इन्होंने सख्त निगाहों से घूरा था, मासूमा को अभी तक वहीं टिके रहने पर इन्होंने सख्ती से देखा, तो वो पैर पटकती वहां से वॉकआउट कर गई थी। आसमान पर बराबर बिल्डिंगों के पार गुरूब होता सूरज अपनी तेज किरणें समेटता फलक पर काली चादर उड़ाने को था। ऐसे में रेड कलर की चमचमाती हुई स्पोर्ट्स कार की फ्रंट सीट पर बैठा काशिफ खुशगवार मूड में म्यूजिक प्लेयर की तेज आवाज पर रैप सॉन्ग एंजॉय करता साथ साथ खुद भी रैपर बना हुआ था, जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठा जामिन एग्री बर्ड मूड में ड्राइविंग में मसरूफ तेज स्पीड में फर्राटे बट्टा शारा फैसल के पुल से गुजरता ब्लू जीन्स पर स्किन टाइट टी शर्ट पर जैकेट पहने चेहरे पर जब्त के कड़े पहरे बिठाए वो सब गुस्से में दिखाई दे रहा था। चौड़ी पेशानी पर पड़े बलों में इसकी ऊट पटांग हरकतों के बायस मजीद इजाफा हुआ था, जो इसका गम सुनने के बजाय अपनी मस्तियों में मगन था। ज़ामिन ने सी आँखें उठाकर एक नज़र इसे देखा और फिर सब्र का पैमाना लबरेज़ होते ही खट से म्यूज़िक बंद कर गया था। ये क्या था? काशिफ़ जो लय में मदहोश सा खुद में रैपर बना हुआ था, सांग बंद होते ही चौंक कर ठहरता। सवालिया अंदाज़ में बोला था, मैं यहाँ तुझसे अपना मसला बयान करने आया हूँ। कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तू अब ये मनहूस गाना बंद करेगा। मगर नहीं, तेरे अंदर का मिरासी रुखसत होने का नाम ही नहीं ले रहा। ज़ामिन जो सख्त गुस्से से भरा बैठा था, एकदम ही चीख उठा। गुस्से के बायस स्टीयरिंग था में हाथों की हरी और नीली रगें भी नुमायाँ सी होने लगी थी। ओके, कूल डाउन। बता भाई हुआ क्या है? आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मेरा यार इतना गुस्से में है?
वो पिचकारने वाले अंदाज में खुशामदी अंदाज में बोला, वही बात है यार, और भला क्या मसला होगा? दिलनशीन मुझसे शादी नहीं करना चाहती, अब बता मैं क्या करूं कि वो मेरी मोहब्बत पर यकीन ले आए। बिला आखिर वो परेशानी से कार एक झटके से रोक कर साइड पर रोकता स्टीयरिंग पर सर गिराकर बैठ गया था। तो यार अब मैं क्या करूं? तू समझाना भाभी को, देख तू इनका सबसे अच्छा दोस्त है, वो तेरी बात जरूर मानेंगी। काशिफ को जरा मामले की गंभीरता का अंदाजा हुआ था। नहीं मान रही ना यार, यही तो सारा मसला है। बस एक ही रट लगाकर बैठी है कि मैं इस उम्र में छोटा हूँ, हमारी शादी नहीं हो सकती। जामिन सर उठाकर बालों में हाथ फेरता बेचारगी से बोला, अच्छा चल रिलैक्स कर और आज तू जाकर दादी से फाइनल बात कर, फिर देख वो क्या कहती हैं। काशिफ की राय से किस हद तक माकूल लगी। चल देखता हूँ। अभी बता कहाँ जाना है और ये शहरयार कहाँ गायब है? वो पुरसोच अंदाज में जवाब देते इसके खता होते और आसान कुछ काबू हुए थे। सारी रात वो अजीब कश्मकश का शिकार रहा था और सुबह घर से बगैर नाश्ता किए निकला, वो अभी तक वापस नहीं लौटा था। यार दरअसल ईद के बाद इसकी बहन की शादी है, तो बेचारा इकलौता भाई सब इंतजामात करने में लगा हुआ है। मुझे भी बुला रहा था मगर तेरी वजह से फिर मैं गया ही नहीं। काशिफ ने अब हल्की सी आवाज में कोई सा सॉन्ग प्ले करते तफसील से आगाह किया। तो बॉस हम दोनों यहाँ क्यों यहाँ पर मक्खियाँ मार रहे हैं? चल चलते हैं फिर इस खबीज के पास ही। अपने तासुरात काबू करता वो कार को रिवर्स गियर में डालता अब शहरयार के घर की जानिब रवाना हो चुका था। क्योंकि घर जाने का मतलब था वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ही कर बैठता। इस दिन के बाद से जामिन और दिलनशीन का सामना नहीं हुआ था। रात के जाने कौन सा पहर वो घर लौटा था और सुबह किसी की भी नजरों में आए बगैर ही घर से निकल जाता था। वो तो पहले ही घर देर से लौटने का आदी था मगर अब तो जैसे बहाना ही मिल गया था। आज का नासिक का मौसम बहुत सुहाना था। हल्की ठंडी धूप की किरणें तबीयत पर खुशकुन असरात मरतब कर रही थी। कई रोज से तबीयत पर छाई उदासी जाहिर होने लगी थी। एक दो दिन में ईद का चांद नजर आने वाला था और इसने अभी तक ईद की शॉपिंग भी नहीं की थी। तो बस जब इंसान का मूड अच्छा हो तो दुनिया की हर शय खूबसूरत लगने लगती है। वो जो मलगजे से कपड़ों में उलझे बालों से विंडो के पास खड़ी लॉन की गॉज पर नजर जमाए खड़ी थी, अचानक दिमाग में आते आइडिया के तहत फुर्ती से पलटी थी। वो दो कदम नजदीक आकर साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर एक नंबर डायल किया और कान से लगाती मोबाइल को मुकाबिल की कॉल पिक करने का इंतजार करने लगी थी। हेलो, मुस्कान आज फ्री हो तुम? दूसरी जानिब से उभरती बारीक सी आवाज पर इसने डायरेक्ट सवाल किया था। हाँ, नहीं कुछ खास काम नहीं था। वो मैं कह रही थी अगर फ्री हो तो मुझे पिक कर लो। मैंने ईद की शॉपिंग करनी है। वो बालों में हाथ फेरती आईने के सामने आ खड़ी हुई थी। सामने नजर आता अपना अक्स देख निगाहों में छम से जामिन का अक्स घूम गया था। इस अक्स में अपना आप कितना मुकम्मल सा महसूस हुआ था। इससे पहले कि वो सोचों में गुम होती, जल्दी से सर झटकती मुस्कान की जानिब मुतवज्जा हुई जो अगले आधे घंटे में पहुंचने का वादा करती कॉल बंद कर चुकी थी। उफ, इस कोडिंग के चक्कर में मैंने खुद पर तो बिल्कुल ध्यान देना ही छोड़ दिया है। जब तक मैडम आएंगी मैं जरा शावर ही ले लूं। ओशन ब्लू आए आंखों के नीचे हल्के और मैदे की सी रंगत में पिलाहट खुलती देख वो ताज्जुब से खुद साख का सरगोशी करती वार्डरोब की जानिब बढ़ी। अगले 20 मिनट में वो जल्दी से शॉवर लेकर ड्रेस चेंज करती हल्के गीले बालों की तौलिया में लपेटे वॉशरूम से अभी तक बाहर आई थी। सर से तौलिया उतार कर चेयर पर डाला जबकि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बालों को ड्राई करके पुश्त पर खुला ही छोड़ दिया। मौसम की मुनासबत से प्रिंटेड सिल्क की घुटनों तक छूती शर्ट और साथ खुले पजामों का ट्राउजर पहने लंबे सिल्की कमर को छूते बालों को पुश्त पर फैलाए चेहरे पर हल्का सा नेचुरल मेकअप किया वो बिल्कुल जाने के लिए रेडी थी। गले में सिल्क का दुपट्टा डालती है वो मुस्कान को रेडी होने का मैसेज करती अभी पलटी ही थी कि कोई बहुत खामोशी से कमरे का दरवाजा खोल अंदर दाखिल हुआ था। वो चौंक कर पलटी थी मगर मुकाबिल को देख ताज्जुब भरी सांस फिजा के सुपर्द करती वो ठहर गई। जो सामने अपने मखसूस पैंट शर्ट ड्रेस पर जैकेट पहने बालों को अच्छे से सेट किए जोगर्स में मुकी पाँवों को धीरे से उठाता इसके नजदीक आ रहा था। कहाँ जाने की तैयारी है? सामी ने अपनी शौक तबीयत के बाईस आंखों में मायना खैर से शरारत लिए कदम कदम चलता इसके करीब आता इसकी तैयारी का तफसीली जायजा लेकर सवालिया अंदाज में बोला, तुमसे मतलब? वो चाहकर भी अपने लहजे में छुपी नागवारी को छुपा नहीं सकी थी। अरे आपके सारे मतलब मुझसे ही तो वाबस्ता हैं, जबकि वो लाल चाहने के बावजूद अपने कदम इस कमरे की जानिब बढ़ने से रोक नहीं सका था। जाविन मेरा दिमाग और मुंह दोनों गारत मत करना, सुकून से जाने दो मुझे। वो इसकी शरारती नजरें नजरें नजरअंदाज किए तेज लहजे में बोली।
वाक़ई वैसे मेरा मूड भी बहुत खुशगवार है। क्यों ना आप और मैं डेट पर निकल जाते हैं। ज़ामिन नज़दीक-नज़दीक आया था। ज़ामिन बदतमीज़ी नहीं करो। कितनी बार कहा है फासले पर रहकर बात किया करो। वो 2 कदम दूर होती बौखलाई-सी घूर कर बोली। इसकी आँखों से छलकती मोहब्बत इसे हमेशा खौफ में मुब्तला कर देती थी। अच्छा, अच्छा, वो इसकी झिझक महसूस कर पीछे हुआ। इसका महकता चेहरा देख ज़ामिन का मूड आप ही ठीक हो गया था। अच्छा ये बताएँ आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? वो इसे ड्रेसिंग रूम में एंटर होता देख दरवाजे पर ही ठहर गया था। हाँ, सोच लिया। बस कपड़े बनाने हैं, बाकी निकाह की तो सारी तैयारी है। दिलनशीन के इस कदर दिलनशीन इकरार पर ज़ामिन को लगा इसे सुनने में गलती हुई है। क्या सच में दिलनशीन, आप इस शादी के लिए तैयार हैं? ज़ामिन को तो समझ ही नहीं आ रहा था अपनी खुशी का इज़हार किन लफ्ज़ों में करे। ज़ाहिर है, भला बच्चों की शादी पर मुझे क्यों ऐतराज़ होगा? दिलनशीन को इसके अंदाज़ पर हँसी आई, मगर फिर भी इसकी बात का मतलब नज़रअंदाज किए सपाट अंदाज़ में गोया हुई। अच्छा, इन 2 नमूनों की बात कर रही हैं। ज़ामिन की खुशी झाग की मानिंद बैठ गई थी। ज़ाहिर है और किसकी शादी होनी थी बुखारी हाउस में। दिलनशीन रुख फेरते ऐसे चिढ़ाने की गर्ज से बोली थी क्योंकि इसके चेहरे पर वाज़े होते उतार चढ़ाव इसे मज़ा दे रहे थे। मेरी और आपकी। वो जो पाँवों में सैंडल डालने की गर्ज से बेड के कोने पर बैठकर झुकी थी कि अपने पैरों में अचानक से बैठे ज़ामिन को देख गड़बड़ा गई। कंधे से लटकते बाल ज़ामिन के सीने को टच कर रहे थे, जबकि वो इसके ख़ासा नज़दीक आकर बैठ गया था। ज़ामिन, क्या बदतमीज़ी! श्श! पहले ये बताएँ कि आपने अपने और मेरे बारे में क्या सोचा है? वो हाथ भर का फ़ासला बनाकर लहज़े में शिद्दत समो कर बोला था। दिलनशीन को इसके जज़्बात झलकाती आँखों से खौफ़ सा आया था। तुम, मेरा मतलब है हम, मतलब मैं और तुम। बेरब्ता जुमला अदा करती वो गड़बड़ा गई। समझ ही नहीं आया था कि क्या जवाब दे। जी, मैं भी आपकी और अपनी ही बात कर रहा हूँ। इसकी गहरी सी आँखें दिलनशीन की समंदरी आँखों में डूबती सी महसूस हुई थी। कई लम्हे सिरक गए थे, दोनों में किसी से कोई हरकत नहीं हुई थी। जब इस सामने दरवाजे से कोई धड़ाम से दाखिल हुआ, दिलनशीन घबरा कर उठ खड़ी हुई थी। दिलनशीन आपी, नीचे आपकी वो यूनी वाली दोस्त मुस्कान आपी आई हैं। वो जल्दी से आपको नीचे बुला रही हैं। मिस्कीन शहरोज़ ने हमेशा की तरह गलत वक़्त पर एंट्री मारी थी, जबकि दिलनशीन हवास बाख्तगी में कोई भी जवाब दिए बगैर ही अपना बैग सँभालती कमरे से बाहर निकल गई थी। वैसे ज़ामिन भाई आप ज़मीन पर बैठकर क्या कर रहे हैं? मिस्कीन के अंदर छुपा जासूस अंगड़ाई भरने लगा था, जबकि वो दाँत पीस कर खड़ा हो गया था। पैसे गिर गए थे, वो ही ढूँढ रहा था। वो नादीदा सी मिट्टी झाड़ कर खड़ा होता चिढ़कर बोला, तो मिल गए क्या? मिस्कीन ने दाँत न कूसे। हटो यहाँ से और जाकर ज़रा मासूमा की पसंद नापसंद पर नज़र रखो। इतनी प्यारी बच्ची तुम जैसे बंदर के हवाले कर रहे हैं, ज़रा ख़्याल रखना। वो इसे दपट कर बोलता कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वो दिलनशीन की मोहब्बत में मजनू बना सीढ़ियाँ पर लांघता अब इसके पीछे भागा था। क्या यार, घर में बस वही टेंशन वाला माहौल बना हुआ है। ज़ामिन का दिमाग ख़राब हो गया है, जबकि दादी को ज़िबा करने के लिए वो दोनों बच्चे मिल गए हैं। तारिक रोड डॉलमेन मॉल के फूड कोर्ट में बैठी वो दोनों इस वक़्त बातों में मसरूफ़ थीं। तो कर दो ना हाँ, इतना हैंडसम तो है तुम्हारा कज़न। मुस्कान रेस्टों से मैंगो स्लश का सिप लेती शरारत से बोली, शट अप यार, मैं मज़ाक के मूड में नहीं हूँ। दिल को नागवार गुज़रा था। मॉल में इस वक़्त ईद की वजह से हद से ज़्यादा रश था। तो फिर तुम क्या चाहती हो? अब वो संजीदगी से इसकी जानिब मुतवज्जह हुई थी। मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं बस यही चाहती हूँ वो मेरा पीछा छोड़कर किसी अच्छी-सी लड़की को देखकर इससे शादी कर ले। दिलनशीन के लहजे की बेज़ारी अया थी, लेकिन दिलनशीन ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम दोनों में सिर्फ़ 2 साल का फ़र्क है और आजकल तो इस फ़र्क को कोई देखता भी नहीं है। मुस्कान ने रसानियत से इसे समझाना चाहा। तुम नहीं जानती यार, ये उम्र ही ऐसी होती है, इंसान को हर खूबसूरत शक्ल अच्छी लगने लगती है और वो समझता है कि वो इससे मोहब्बत कर बैठा है, जबकि ये महज़ वक़्ती कशिश के सिवा कुछ भी नहीं होती। दिलनशीन का अपना ही फ़लसफ़ा था। यार, ज़रूरी तो नहीं है ना, ज़ामिन और तुम बचपन से साथ हो, वो तुम्हारे साथ सीरियस होगा जभी तो इतनी बड़ी बात कर रहा है और जब निकाह हो जाएगा तो इस पाक बंधन में बंधकर तुम दोनों को एक-दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी। मुस्कान ने कायल करना चाहा। नहीं करो यार, मैं ये बातें करने नहीं आई। तुम तो मसले का हल बताने के बजाय मज़ीद मेरा माइंड डाइवर्ट कर रही हो। वो ज़िद हुई तो मुस्कान कंधे उचकाती खामोश हो गई। तो बस अपनी पर अड़ी रहो, ज़ामिन खुद ही थक कर अपने कदम रोक लेगा।
मुस्कान ने बड़ा सिंपल सा हल बताया था, जबकि वो स्लश पर नजरें जमाए सोचों में गुम थी। बुखारी हाउस के लाउंज में इस वक्त सन्नाटा सा छाया हुआ था। घर के सभी बच्चे बड़े एक साथ नशस्त लगाकर बैठे खामोश थे, क्योंकि अभी कमरुश बेगम शीशे की छोटी सी टेबल पर जार में रखे खुश्क मेवजात खाने में मसरूफ थी, और इस दौरानिए में किसी की दखल अंदाजी इन्हें खासी नागवार गुजरती थी। जितने प्रोटोकॉल से दादी जान बादाम अखरोट खाती हैं, इतने प्रोटोकॉल के साथ तो हमारे मुल्क के सदर साहब भी खाना नहीं खाते होंगे। मतलब इतना इत्मीनान। मासूमा ने पास खड़े मिस्कीन के कान में घुसकर मुस्कुरा कर सरगोशी की। शट अप! मुंह बंद नहीं रख सकती तुम। वो तो पहले ही तपा हुआ था। आंखें निकाल कर चीख पड़ा, जबकि वो गोल गोल आंखें चलाती इसे घूर कर रह गई थी। हाँ, भई तो अब एक-एक करके बताओ जल्दी-जल्दी कि किसके साथ क्या मसला है? क्योंकि पिछले कई दिनों से तुम सब ने मेरी ज़िंदगी अजीरन की हुई है। एक की सुनकर बैठो तो दूसरा चला आता है। दादी बेगम ने शीशे का बड़ा-सा जार बंद करके बिलाखिर इजाज़त दे ही दी थी, जबकि ज़ामिन की नदीदा नज़रें जार पर ही टिकी थीं, जिस पर सिर्फ़ दादी की मिल्कियत थी। दादी, सबसे पहले आप मासूमा दी ग्रेड का मसला सुनें। मासूमा फौरी मैदान में कूदी थी, दिलनशीन जो दिल की बात कहने के लिए लफ्जों को तरतीब दे रही थी, लब भींचे खामोश रह गई। लड़की, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, जल्दी से अपना मसला बयान करो। दादी वक्त की बड़ी पाबंद थी। दादी जानी, मेरा मसला बड़ा मामूली सा है, और ये कि मुझे इस मिस्कीन शक्ल वाले इंसान से शादी नहीं करनी। मासूमा आदत से मजबूर तकरीरी अंदाज में बोली। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो, तुम्हारा वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट है। दादी की नजरें दीवार की घड़ी पर ही मरकूज थी। नहीं दादी, बस यही कहना था मुझे। वो नए बाप कट बालों को पीछे झटकती अदाए बेनियाजी से बोली। दादी, मेरा भी यही सेम मसला है कि मुझे इस बंदरिया से शादी नहीं करनी। सोफे के पास खड़ा मिस्कीन भी जल्दी से बोला, जबकि शहरोज साहब का दिल चाहा कि अपना सर पीट डाले। और तुम दोनों को कुछ नहीं कहना? अब इनकी अक्कार सी नजरें खामोश कई दिलनशीन और सोफे पर चढ़कर बैठे जामिन पर ही थी। पहले आप इन दोनों का मसला सुलझा दें। जामिन हूं ना हो खामोश बैठा था, जबकि जवाब दिलनशीन की जानिब से मौसूल हुआ था। इन दोनों का मसला तो एक ही सूरत में हल हो सकता है, जब आप दोनों शादी के लिए राजी होंगे, क्योंकि इस ईद मुझे अपने किसी एक पोते के सर पर सेहरा लाजमी सजता हुआ देखना है। फैसला आपके हाथ में है। दिलनशीन ने संजीदा से बैठे जामिन को देख मुट्ठियां भींची। दादी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ चाहें मेरी शादी करवा सकती हैं। दिलनशीन दिल पर जबर करती सख्ती से अपना जवाब सुनाकर वहां से निकल आई थी, जबकि खामोश बेटा जामिन सुनसा हो गया था। मुझे अपना मसला दादी के गोशे गुजार कर रिलैक्स सा बैठा था कि वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगी, मगर दिलनशीन की जानिब से मौसूल होते जवाब पर वो बिल्कुल खामोश हो गया था। चलो जी, इनका हंसला तो हल हो गया। नौशीन, जरा रिश्ते वाली को कॉल मिलाकर किसी अच्छे खानदान के लड़के का पता तो करो। बस अब जल्द अज जल्द इस लड़की को भी इसके घर का करूंगी। वो पास खामोश बैठी नौशीन को खूब सुनाती अब बकायदा जामिन की जानिब घूमी थी। तुम बताओ लड़के, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा कोई ख्याल नहीं है दादी, वो गुस्से से सर झटक कर बोला। क्यों? सारी जिंदगी हमारे सर पर ही सवार रहने का है क्या? शादी करो, अपना घर बसाओ। वो भी इन चारों की बेइज्जत के बायस तपी बैठी थी। मगर मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो गुस्से में दिखाई दे रहा था। दादी, इन्हें छोड़ें, पहले हमारा मसला तो सुलझा दें। मिस्कीन को जामिन का नखरा एक आंख नहीं भाया था। हाँ, तुम दोनों जाओ और निकाह की तैयारी करो। कल खैर से चांद नजर आ जाएगा, बस इतवार की शाम तुम दोनों का निकाह है। फैसला कुन लहजे में बोलती वो दोनों कर्जुम के पहाड़ तोड़ गई थी। दादी, प्लीज मुझ मासूम पर आप ये जुल्म तो ना करें। मासूमा ने दुहाई दी। नौशीन, समझा लो अपनी लड़की को। यूं मुंह भर भर कर बोलने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पास बैठी नौशीन घबरा कर होश में आई थी। मैं समझाती हूँ इसको। मासूमा, चलो, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे होंगे। वो जबरदस्ती इसे यहाँ से लेकर गई थी। सोच लो तुम्हें क्या करना है, वरना हम सच में इन दोनों की शादी करवा कर ही दम लेंगे। अब भले से तुम हम पर केस ही क्यों ना करवा दो। कमरुश बेगम आंखों पर लगा है नजर का ऐनक दुरुस्त करती धमकी आमेज लहजे में बोली। जो दिल चाहे वो करें, मगर अब मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। मगर जामिन भी गुस्से में बोलकर सुनी अनसुनी करता वहां से वॉकआउट कर गया था।
हाथों को रगड़ कर गरमाइश का एहसास पैदा करती दिलनशीन सख्त झुंझलाहट का शिकार थी। गुस्से में वो अपनी जिंदगी के सबसे कठिन फैसले के लिए हामी तो भर आई थी, मगर दिल अजीब सी कैफियत से दो चार था। ग्लास विंडो के पास से नजर आते घर के स्विमिंग पूल पर नजर टिकाए वो अभी माजी में गुम होने ही लगी थी कि तभी कोई आंधी तूफान की तरह दरवाजा धड़ाम से खोलकर दाखिल हुआ था। ये क्या बदतमीजी है जामिन। वो अचानक पलटती, माथे पर बल डाले नागवारी से बोली थी, ये बदतमीजी है। और आप जो अभी दादी के सामने बकवास करके आए हैं, वो क्या थी? वो एक वो भी एकदम इसके चेहरे के करीब चेहरा लाकर गुर्राया था। दिलनशीन की पेशानी पर बल वाजे हुए थे। आराम से बात करो। 2 साल बड़ी हूँ तुमसे। तमीज के दायरे में रहकर दिलनशीन इसके बिगड़े तासुरात को किसी भी खातिर में लाए बगैर इंगत शहादत उठाती तो रुस्तगी से फुनकारी थी। शट अप। बड़ी हूँ तो क्या करूं जो आपसे 2 साल छोटा हूं तो। जामिन सख्त तैश भरे लहजे में बोलता बालों को मुट्ठियों में जकड़ता दुरुस्तगी से बोला, जामिन तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? नहीं कर सकती मैं तुमसे शादी। जिसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो वो महज वक्ती अट्रैक्शन है और बस कुछ नहीं। बिला आखिर दिलनशीन इसे कॉलर से पकड़ती दुख से चिल्लाई थी, जिसकी आंखों में जुनून हिचकोले ले रहा था। ये वक्ती कशिश नहीं है दिलनशीन, ये मोहब्बत है मेरी। बल्कि मोहब्बत भी नहीं है, ये इश्क है मेरा। और आप ऐसे यूं वक्ती जज्बात का नाम देकर मेरे सच्चे जज्बों की तौहीन नहीं कर सकती। मुंह पर हाथ फेर कर खुद पर जब्त करने की नाकाम सी कोशिश की थी। हाँ, तो फिर मैं क्या नाम दूँ तुम्हारे इस पागलपन को जो अपने से उम्र में 2 साल बड़ी लड़की के इश्क में गिरफ्तार होकर हद पार कर जाने के लिए जुनूनी होता चला जा रहा है? बोलो कैसे यकीन करूँ मैं तुम पर? क्या गारंटी है कि तुम कुछ सालों बाद मुझसे बेजार नहीं होगे? बताओ, क्या सबूत है इस बात का कि तुम मेरा साथ भी इस रास्ते में नहीं छोड़ोगे? मिलाकर दिल के खौफ को ज़बान पर लाती चिल्लाई थी, जबकि वो साकत होती निगाहों से बस इसे ही देख रहा था। ओह! तो आपको अपनी पहली मोहब्बत की तरह मुझ पर भी शक होने लगा है कि कहीं मैं बीच मझधार में आपके साथ ना छोड़ दूँ। वो दुःख से हँसता हुआ 2 कदम पीछे हुआ था, जबकि वो खामोश रही थी। अब बस जितनी तस्दील करवानी थी ना अपनी मोहब्बत की, वो मैं करवा चुका। अब आप अपनी पसंद के किसी भी ऐसे शख्स से शादी कर लें, जो ताउम्र आपका साथ निभाए, क्योंकि मैं तो आपको छोड़ जाऊँगा। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था, दिलनशीं इसके चेहरे पर दुःख के साए देख लब काट कर रह गई थी। जाएँ कर लें अपनी मर्ज़ी के किसी बड़ी उम्र के आदमी से शादी। अब मैं कभी आपके रास्ते में हरगिज़ नहीं आऊँगा। और हाँ, हमारे बीच एक और बहुत खूबसूरत रिश्ता हाइल था, दोस्ती का रिश्ता। मगर मैं ज़ामिन बुखारी आज आपसे आपके और अपने दरमियान का हर रिश्ता ख़त्म करता हूँ। अब ना दोस्ती रहेगी और ना ही मोहब्बत। आपको आपकी मर्ज़ी मुबारक। सपाट अंदाज़ में गहरी सफ़ाकी से दिलनशीं की आँखों में आँखें गाड़े वो बहुत पत्थर दिली से बोलता कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद करता बाहर निकल गया था। जबकि खामोश खड़ी दिलनशीं कितनी ही देर तक अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी। बुखारी हाउस का शहराजा 6 साल कबल एक प्लेन हादसे में बिखर कर रह गया था। इस अचानक होने वाली तबाही ने सबकी जिंदगियों में ना खत्म होने वाली तशनगी सी भर दी थी। रिश्तों की तशनगी चाहिए है और मनमाने की तशनगी जो वक्त के साथ मजीद तजावुज इख्तियार करती जा रही थी। इस तनाव भरे माहौल में कमरुश बेगम ने हिम्मत बांधी थी और अपने साथ साथ अपने खानदान को भी समेटा था, जो दुखों के बोझ तले कहीं गुम सा हो रहा था। वो जनवरी की एक भयानक रात थी जब नासिर बुखारी अपने बड़े बेटे और बहू की हमराही में जामिन के बड़े भाई को साथ लिए उम्रे के फरीजा अदा करने के लिए प्लेन से रवाना हुए थे। मगर अल्लाह का घर देखने से पहले ही प्लेन हादसे की वजह से कल के हकीकी से जा मिले थे। अचानक टूटने वाली कयामत ने सबको तोड़कर रख दिया था। दिलनशीं यूं अचानक अपने दोनों माँ-बाप को खोकर पागल सी हो गई थी, जबकि कमरुश बेगम शौहर, जवान बेटा-बहू और पोते की नागानी मौत पर हवास खो गई थी। वक़्त सबसे बड़ा मरहम है और वक़्त रहते हर गाँव भर ही जाता है। वक़्त गुज़रा तो इन्हें सबको सँभालना पड़ा। ज़ामिन की वालदा जो इनसे साल बड़े लाडले बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और 1 साल नहीं 20 साला ज़ामिन और 9 साला मिस्कीन को बाप पर छोड़कर इस जाए फ़ानी से कूच कर गई थी। बस फिर जब से ही दादी अपने सब बच्चों की एक अच्छी दोस्त, दादी, माँ, हर रिश्ता बन गई थी ताकि वो अपने माँ-बाप की कमी ना महसूस कर सकें। मगर भला माँ की कमी को कौन पूरा कर सकता है? इस सारे किस्से में सबसे ज़्यादा अज़ियत का शिकार दिलनशीं का वजूद था, जिसके माँ-बाप, प्यारे दादा और बेहतरीन दोस्त कज़न इसका साथ छोड़ गए थे।
ज़ामिन इसका दोस्त था मगर बहरोज़ के बाद वो इसके ज़्यादा करीब हो गई थी। यही वजह थी कि ज़ामिन को अपनी ये प्यारी-सी कज़न अच्छी लगने लगी थी, जो घर में बहुत ख़ामोश से सबका ख़्याल रखती थी। इसे अपने यूनी फ़ेलो से मोहब्बत हो गई थी जिसका इल्म मरहूम माँ-बाप को भी था, मगर अब ये पसंद इश्क की मंज़िलें तय करने लगी थी। कमरुश बेगम ने निकाह में जल्दी की थी, डिग्री मुकम्मल होते ही दोनों की रुखसती थी। मगर किस्मत एक बार फिर इसे आज़माने को थी। बाद में पता लगा वो लड़का नशेड़ी ड्रग्स एडिक्ट था, जिससे महज़ निकाह के 1 साल में अलहदगी हो गई थी। बस जब से दिलनशीन ने खुद को पढ़ने तक हद तक महदूद कर एक खोल में समेट लिया था और अब ज़ामिन था जो इसका ये खोल तोड़ना चाहता था, जिसकी किरचियाँ शायद इसे अंदर तक ज़ख्मी कर देती थीं। जारी है, बढ़कर प्लीज़ नाइस नेक्स्ट कहने से इज्तनाब करें, अपनी मेहनत से लिख रही हूँ। तफ़सीली राय तो बनती है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।